चार दोस्त माया, रोहन, समीर और प्रिया एक रात पहाड़ों की ओर ड्राइव कर रहे थे। आधी रात के करीब उनकी कार अचानक घने जंगल के बीच एक सुनसान सड़क पर खराब हो गई। आसपास कोई बत्ती नहीं थे, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज। अंधेरा इतना गहरा था कि वो एक दूसरे का चेहरा भी मुश्किल से देख पा रहे थे। मोबाइल में सिग्नल भी नहीं था। उन्हें रात बिताने के लिए कोई जगह ढूंढनी थी। कुछ देर पैदल चलने के बाद उन्हें दूर एक परछाई सी दिखी। पास जाकर पता चला कि वो एक पुरानी खंडर जैसी हवेली थी। डरावनी लग रहे थे, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। किसी तरह वो हवेली के भारी भरकम दरवाजे को धक्का देकर अंदर घुसे। अंदर एक अजीब सी ठंडक और पुरानी मिट्टी की महक थी। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी और दीवारों पर जाले लगे थे। रोहन, जो सबसे ज्यादा हिम्मत वाला था, उसने अपने मोबाइल की टॉर्च चलाई। उसकी रोशनी में विशाल कमरों की झलक दिखी, जो टूटे फूटे फर्नीचर और रहस्यमयी पेंटिंग्स से भरे थे। माया को अंधेरे से डर लगता था और हवेली की चुप्पी से उसे बेचैनी हो रहे थे। प्रिया को अकेलेपन से नफरत थी, पर यहाँ अपने दोस्तों के साथ होने के बावजूद उसे एक अजीब सा अकेलापन महसूस हो रहा था। समीर को बंद जगहों से घुटन थी और हवेली की दीवारें उसे अपने ऊपर गिरती हुई महसूस हो रहे थे। जैसे ही उन्होंने एक कमरे में डेरा डालने की सोची, उन्हें पीछे से फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? रोहन ने पूछा, पर कोई जवाब नहीं मिला। आवाजें अचानक बंद हो गई और फिर से वही अजीब सा सन्नाटा छा गया। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। रोहन ने उन्हें दिलासा देने की कोशिश की। शायद ये सिर्फ हवा थी या हमारी कल्पना, पर उसके शब्द खोखले लग रहे थे। उन्होंने सोने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी नींद नहीं आ रहे थे। माया ने आंखें बंद करते ही एक काली परछाई को अपने बिस्तर के पास खड़ा देखा, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। प्रिया को लगा जैसे ठंडे हाथ उसके पैरों को छू रहे हैं और कोई उसका नाम बुदबुदा रहा है। प्रिया, तुम अकेली हो। समीर को महसूस हुआ कि दीवारें धीरे धीरे पास आ रही हैं, उसे कुचलने के लिए। हर कोई अपने सबसे गहरे डर से घिर चुका था। रोहन ने देखा कि उसके दोस्त अपनी नींद में कराह रहे थे। उनके चेहरे पर दहशत थी और उसे महसूस हुआ कि ये सिर्फ एक पुरानी हवेली नहीं, बल्कि कुछ बुराई है जो उनके डर पर पल रही है। उसने उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने सपने में ही फंसे हुए थे। हवेली की हवा भारी हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उनके डर को सोख रही हो। रोहन ने भागने का फैसला किया। उसने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन कमरे के रास्ते अचानक बदल गए। गलियारा लंबा होता चला गया और उसे लगा जैसे दीवारें उसके पीछे दौड़ रही हैं। फिर अचानक उसके सामने एक कंकाल नुमा आकृति प्रकट हुई, जिसकी आंखें लाल अंगारों सी चमक रही थे। वो उनकी सामूहिक डर का साकार रूप थे। रोहन ने अपने पूरी ताकत लगाई, अपनी आंखों को बंद करके उस डर को दूर करने की कोशिश की।
अगले ही पल उसने माया को झंझोड़ कर जगाया। माया हाँफते हुए उठी। उसकी आंखें लाल थी। जैसे ही भोर की पहली किरण हवेली की खिड़की से अंदर आई, हवेली की भयानक ऊर्जा कम होती महसूस हुई। वो किसी तरह लड़खड़ाते हुए बाहर निकले। बाहर धूप में हवेली उतनी डरावनी नहीं लग रहे थे जितनी रात में थी। उन्होंने कभी उस रात की बात दोबारा नहीं की, लेकिन उस हवेली का डर हमेशा उनके साथ रहा। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रचित, उसकी पत्नी राशि और 8 साल का बेटा तुषार ग्रेटर नोएडा की भाग दौड़ से थक चुके थे। उन्हें सुकून की तलाश थी, कुछ ऐसा जो उन्हें शहर के शोरगुल से दूर ले जाए। तभी रचित को लाचुंग सिक्किम की एक पुरानी लेकिन बेहतरीन रेटिंग वाली कॉटेज का ऐड मिला। ये कॉटेज एक धुंध से ढकी पहाड़ी की चोटी पर स्थित थी। सफर लंबा था, सड़कें संकरी होती गई और जंगल घना। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती, मोबाइल सिग्नल और धड़कनें दोनों कमजोर होने लगीं। जब वो कॉटेज के करीब पहुंचे, शाम का झटपटा चारों ओर फैल चुका था। ठंडी हवा चीड़ के पेड़ों के बीच सीटी बजा रहे थे। कॉटेज बाहर से जर्जर था, पर अंदर लकड़ी की चमचमाती फर्श, प्राचीन फर्नीचर और गर्म रोशनी ने एक अलग ही माहौल बना दिया। तभी एक बूढ़ा आदमी झुकी कमर, दूधिया आंखों और टेढ़ी मुस्कान के साथ सामने आया। इस हफ्ते सिर्फ आप ही मेहमान हैं, उसने खुरदरी आवाज में कहा। एक भारी लोहे की चाबी थमाते हुए बोला, शांति का पूरा आनंद लीजिए। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन रात होते ही माहौल बदलने लगा। कॉटेज की खामोशी डराने लगी, जिसे सिर्फ फर्श की चरमराहट और दूर से आती जानवरों की आवाज़ें ही तोड़ती। तुषार ने शिकायत की कि उसका कमरा बहुत ठंडा है, जबकि हीटर चल रहा था। राशि ने उसे गले लगाया और सुला दिया। उसने सोचा कि ये सब सिर्फ थकान की वजह से है। सुबह रचित ने गलियारे में कीचड़ भरे नंगे पैरों के निशान देखे, बिल्कुल छोटे छोटे पैरों के निशान जो सीधे तुषार के कमरे से आते थे। उसने सोचा शायद तुषार रात में बाथरूम गया होगा, लेकिन तुषार ने इनकार कर दिया। राशि आईने में बार बार देख रहे थे। मुझे लगता है कोई मेरे पीछे खड़ा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। दोपहर में तुषार ने बाहर खेलने से मना कर दिया। उसका चेहरा पीला था। उसने कहा, मैंने जंगल के पास एक औरत देखी, वो सफ़ेद साड़ी में थी। उसका चेहरा उसके उलझे बालों से छिपा हुआ था। रचित को कुछ नहीं दिखा, लेकिन उसके दिल में एक असहज सी सनसनाहट दौड़ गई। रात को जब सोने जा रहे थे वो लोग, राशि को एक अजीब सी लोरी सुनाई दी, धीमी और किसी अज्ञात भाषा में। वो आवाज़ का पीछा करते हुए लिविंग रूम तक गई, जहाँ खिड़की के पास एक परछाई खड़ी थी, लेकिन लाइट जलाते ही वो गायब हो गई। अगली सुबह रचित का फोन और कार की चाबी दोनों गायब थे। बूढ़ा मालिक भी कहीं नहीं दिख रहा था। राशि के चेहरे पर अजीब थकावट और आंखों के नीचे काले घेरे थे। वो सिर दर्द की शिकायत करने लगी और बोली, कोई मेरे गर्दन के पास सांस ले रहा है हर वक्त।
डिनर के समय लाइटें झपकने लगी, हवा में बर्फ सी ठंडक भर गई। तभी राशि की सांसें उखड़ने लगी, उसकी आवाज बदल गई। अब वो कोई और थी, उसकी आंखों में अजीबपन था। रजित कुछ समझ पाता उससे पहले ही राशि ने तुषार को पकड़ लिया और एक अनजानी ताकत से उसे किचन में घसीट ले गई। लाइट चली गई, सिर्फ तुषार की चीखें ही सुनाई दी, फिर सन्नाटा। लाइट लौटी तो तुषार फर्श पर पड़ा था। उसका चेहरा डर से विकृत था और हाथ किसी अदृश्य चीज को पकड़ने की कोशिश में जकड़े हुए थे। रजित की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा और गम था। वो राशि पर झपटा, जो अब पूरी तरह एक बुरी आत्मा के वश में थी। उसका चेहरा डरावना हो चुका था, आंखें उल्टी और आवाज घुटी हुई गहराई में से निकल रहे थे। दोनों लड़ते लड़ते एक दरवाजे से नीचे गिर पड़े, कॉटेज के नीचे बने एक सीक्रेट बेसमेंट में। वहां बदबू और अंधेरा था। लाइटर की रोशनी में रचित ने 2 सड़ी गली लाशें देखी, एक पुरुष की और एक महिला की, लोहे की जंजीरों में बंधे। तभी अचानक वो लाशें जिंदा हो गई। उनके मुंह से बिना आवाज के चीख निकल रहे थे, जैसे कोई बहुत पुराना बदला मांग रहे हो। रचित ने वहीं रखी मिट्टी के तेल की बाल्टी उठाई, लाशों पर उड़ेल दी और आग लगा दी। लपटे भड़क उठे, चीखें और धुएं में आत्माएं मरोड़ते हुए गायब हो गई। उसी पल राशि बेहोश हो गई और बुरी आत्मा उसका शरीर छोड़ गई। सुबह पुलिस को कॉटेज के बाहर जले हुए खंडर के पास रचित और राशि मिले, सहमे हुए, टूटे हुए। बूढ़ा मालिक फिर कभी नहीं दिखा। राशि मानसिक रूप से कभी ठीक नहीं हो पाई। वो अपने बेटे और लाचुंग के भूतों की यादों से डरती ही रही और दिन भर एक कोने में ही बैठी रहती। रचित अब एक खाली खोल मात्र था। कभी कभी रात में वही लोरी सुनाई देती थी और सुबह उठकर वो अपने बिस्तर के पास कीचड़ भरे छोटे पैरों के निशान देखता था। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। प्रिंसिपल की ऑफिस का दरवाजा खुला और 2 लोग बाहर निकले। दोनों की शक्लों पर फटकार बरस रहे थे। साला टॉपर, एक बोला, जो शक्ल से ही लीडर टाइप्स का लग रहा था। उसकी क्या गलती है यार? दूसरे ने उसकी ओर गर्दन घुमाकर सवाल किया। अबे सारी गलती उसी की है। इतने ज़्यादा मार्क्स लाने की ज़रूरत ही क्या है? ना तो वो इतना अच्छा स्कोर करता और ना ही सर उसके साथ हमें कंपेयर करते हुए इतना सुनाते हैं। पहले ने जबड़ा भींचते हुए जवाब दिया। वाह, तेरा लॉजिक तो कमाल का है यार। अरे भाई, अगर वो नहीं होता तो कोई और होता। और वैसे भी मार्क्स से ज़्यादा हमारी कम अटेंडेंस की वजह से सुनाया हमें। वो सब मैं नहीं जानता। अब तो उस टॉपर के बच्चे को मजा चखाना ही पड़ेगा, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। पहले ने कुछ सोचने के बाद चिढ़े हुए स्वर में कहा, भाई बस और कुछ नहीं सुनना, सिर्फ इतना बोल, तू मेरा साथ देगा या नहीं? पहले ने दूसरे को इंटरप्ट करते हुए पूछा। तेरे से बाहर मैं कैसे जा सकता हूँ? दूसरे ने सिर झुकाते हुए धीमे स्वर में कहा। अगला दिन सुबह का समय, हॉस्टल का स्टडी रूम। कैमरा नजर तो नहीं आया? पहले ने पूछा। नहीं भाई, लेकिन एक बार फिर। चुप हो जा यार, कौन सा वो मर ही जाएगा? ज्यादा से ज्यादा डर कर भाग जाएगा, घर चला जाएगा।
और 1 साल स्किप कर देगा, हमारी तो जान छूटेगी। पहले ने फिर दूसरे को रोकते हुए कहा, चल रेडी हो जा, वो कभी भी आ सकता है। पहले ने एक काला मास्क और हुडी वाली जैकेट पहनते हुए कहा। कुछ सुकचाते हुए दूसरे ने थोड़ा लाल रंग अपने चेहरे और टी शर्ट पर लगाया और फर्श पर लेट गया। पहले ने एक चाकू को उस रंग में डुबाया और दूसरे के सिर के पास खड़ा हो गया। इतनी सुबह अकेला टॉपर ही उठ जाता था, सो किसी और के आने की संभावना काफी कम थी। कुछ ही समय बाद जैसे ही कमरे के मुहाने पर उसका चेहरा दिखा, पहले ने स्प्रिंग वाले चाकू से दूसरे पर किसी पागल की तरह हंसते हुए वार करना शुरू कर दिया। दूसरा भी हर वार पर शरीर को झटका देकर अपने रोल को जस्टिफाई कर रहा था। रोशनी वैसे ही कम थी, ऊपर से एक ने मास्क और हुडी पहन रखा था, तो दूसरे का चेहरा रंग की वजह से पहचान में नहीं आ रहा था। कुछ सेकंड्स के लिए मूर्ति बन चुके टॉपर के होश पहले की उसकी ओर झपटने पर ठिकाने पर आए और वो जोरों से चिल्लाते हुए नीचे दौड़ा। चल चल जल्दी चल। उसकी नजरों से ओझल होते ही पहले ने दूसरे को हाथ देते हुए कहा। अब तक टॉपर की आवाज के साथ कई और आवाजों ने मिलकर अभी भी सो रहे प्राणियों की नींद में खलल डालना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद किसी ने उनके रूम का दरवाजा जोरों से खटखटाया और आंखों में नींद लिए दोनों बाहर निकले। बाहर लॉबी में कुछ लड़के सभी रूम्स के दरवाजे को खटखटाते हुए सीढ़ियों पर आने को कह रहे थे। लड़कों में टॉपर भी था, जो उनके दरवाजा खोलने पर पीछे मुड़ा और सीढ़ियों की ओर थरथराती उंगली से इशारा करने के बाद बाकी लड़कों के पीछे दौड़ गया। भाई ये सभी सीढ़ियों की ओर जाने को क्यों कह रहे हैं? दूसरे ने सवाल किया। अबे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां तो लगे ही ना, पहले ने झल्लाते हुए कहा। दोनों जब भीड़ को चीरते हुए आगे पहुंचे तो दोनों की सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गईं। टॉपर की लाश औंधे मुंह सीढ़ियों के नीचे पड़ी हुई थी और फटे सिर से निकल रहा खून मानो सफेद टाइल्स पर अपनी मौत की कहानी लिख रहा था। दोनों दोस्तों ने जब उसकी लाश को देखा तो उनके पैर थर थर कांपने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक मजाक इतना खौफनाक हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। संदीप को आज घर जाने में देरी हो गई थी, क्योंकि आज दिन से ही बारिश हो रही थी। तो आज संदीप का काम भी अच्छा ही चल रहा था। संदीप हाईवे पर समोसे बेचा करता है। संदीप ने अपने ढाबे का सारा काम निपटाकर बर्तन वगैरह साफ करें तो लगभग रात के 11:30 बज चुके थे। संदीप और उसका दोस्त राहुल दोनों एक साथ पार्टनरशिप में ही समोसे बेचा किया करते थे। दोनों का घर भी एक दूसरे के घर के आसपास ही था और हाईवे से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर था। संदीप के पास एक मारुति 800 कार थी। दोनों उसी में ढाबे पर सुबह 10 बजे तक आ जाते हैं और अक्सर रात को 8 या फिर 8:30 बजे तक भी घर के लिए निकल जाते थे। पर आज बारिश की वजह से इन दोनों को देर हो गई थी। संदीप अपनी गाड़ी के पास गया और गाड़ी स्टार्ट करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। सुबह से बारिश थी और अभी ठंड भी काफ़ी थी, इसी वजह से भी गाड़ी शायद स्टार्ट नहीं हो रही थी। संदीप ने कोशिश तो बहुत करी, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ली। तभी संदीप ने राहुल को धक्का मारने के लिए कहा,
संदीप के बोलने के बाद राहुल गाड़ी से नीचे उतरा और धक्का लगाना शुरू कर दिया। गाड़ी में थोड़ी दूर तक धक्का लगाते ही गाड़ी भी स्टार्ट हो गई और रात के अंधेरे में दोनों घर की ओर जाने लगे। आज बारिश होने की वजह से ठंड तो थी ही, ऊपर से बाहर शीत लहर मानो जैसे जान लेने को तैयार हो। बारिश होने के बाद ऊपर से थोड़ा थोड़ा धुंध भी था, इसलिए संदीप को ज्यादा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अभी दोनों थोड़ा दूर ही गए होंगे कि उसी कोहरे में संदीप को उनसे थोड़ी ही दूर सामने एक परछाई सी दिख रहे थे। धुंध की वजह से ज्यादा पता नहीं चल पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रोड पर खड़ा है, लेकिन वो थोड़ा और आगे बढ़े तो हेडलाइट के उजाले में संदीप को एक लड़की सड़क के बीचों बीच खड़ी दिखाई दी। गाड़ी बहुत ही स्पीड में थी, इसलिए एकदम से तो रोक नहीं सकता था। इसलिए संदीप ने खिड़की से बाहर सिर निकाल कर चिल्लाते हुए कहा, अरे मरना है क्या? कहीं और मरो, हमारी गाड़ी मिली थी क्या? इतना बोलकर संदीप फिर से एकदम से ब्रेक मारा, लेकिन संदीप ने देखा गाड़ी उस लड़की से टकरा चुकी थी और उस लड़की को रौंदती हुई कार आगे निकल गई और उसके बाद गाड़ी में एक झटका बड़ा तेजी से लगा। इस वजह से राहुल, जो कि अब तक सो रहा था, उसकी आंख खुल गई। इससे पहले कि राहुल कुछ बोलता, उसे संदीप का चेहरा दिखा। संदीप का चेहरा इतनी ठंड में भी पसीने से तरबतर हो रखा था और वो डरा हुआ बार बार पीछे की ओर देख रहा था। उसको ऐसे डरे हुए देख राहुल ने संदीप से कहा, संदीप क्या हो गया भाई, इतना घबराया हुआ क्यों है? राहुल की बात सुनकर संदीप ने घबराते हुए कहा, यार वो लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। राहुल ने संदीप की सारी बात सुनी और कहा, चल गाड़ी से उतर कर देखते हैं। इतना बोलकर दोनों गाड़ी से उतरकर बाहर सड़क पर इधर उधर उस लड़की को ढूंढने लगे, लेकिन सड़क पर कोई भी नहीं था। पूरी सड़क सुनसान थी। वहां आसपास पूरे में देखने के बाद राहुल ने संदीप से कहा, यार तूने आज काम के बाद कुछ ज्यादा ही पी लिया है, इसलिए तुझे वहम हुआ होगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है यार। संदीप ने फिर राहुल को समझाते हुए कहा, नहीं यार, वो यही थी वो लड़की। राहुल ने संदीप को पकड़ा और कहा, चल गाड़ी में बैठ, अब गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। उसके बाद स्टीयरिंग पर राहुल बैठ गया, पर संदीप अभी भी गहरे सदमे में ही था। संदीप को ऐसे बैठे देख राहुल ने संदीप से कहा, संदीप भाई तू आराम कर ले। इतना बोलकर राहुल ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अभी कुछ दूर ही गए होंगे, अब संदीप की भी बैठे बैठे आंख लग गई। राहुल गाड़ी चलाते हुए लगभग 2 किलोमीटर ही आगे निकला होगा कि तभी राहुल के अचानक ब्रेक मारने से संदीप का सर उसके आगे बड़ी जोर से टकराया और संदीप ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अबे पागल हो गया क्या? ऐसे गाड़ी चलाता है? इतनी तेज ब्रेक कौन मारता है? लेकिन राहुल को तो जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। उसने तुरंत जवाब देते हुए कहा, भाई क्या हो गया यार तेरे को? गाड़ी तो तब से चली रही है, मैंने कभी ब्रेक मारी ही नहीं। तूने कोई सपना देखा होगा। राहुल की बात सुनकर संदीप ने जैसे गाड़ी से बाहर देखा तो गाड़ी से वैसे ही वैसे चली जा रहे थे। संदीप ने भी अब सोच लिया था कि उसे सोना नहीं है, घर भी अब ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे। गाड़ी थोड़ी ही आगे बढ़ी होगी कि कार के बोनट पर कोई चीज गिरने की बड़ी तेज आवाज आई।
संदीप ने देखा कि वही लड़की है जो थोड़ी देर पहले जब संदीप गाड़ी चला रहा था तो गाड़ी के नीचे आए थे। वो अब बोनट पर बैठे बैठे शीशे से संदीप को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। वो लड़की बड़ी ही भयानक नजरों से संदीप को लगातार घूर रहे थे। उस लड़की को ऐसे घूरते देख संदीप के रगों में चलता खून मानो जम सा गया हो और संदीप तुरंत चिल्लाता हुआ बोला, राहुल, गाड़ी रोक भाई जल्दी जल्दी। राहुल ने भी तुरंत ब्रेक मारी और कहा, क्या हुआ भाई? उसके बाद संदीप ने सारी बात राहुल को बताई। संदीप की सारी बात सुनने के बाद राहुल ने कहा, एक काम करते हैं भाई, चल पहले कुछ खा लेते हैं तब घर जाएंगे, क्योंकि अगर खाली पेट टंकी फुल हो गई होगी तो फिर ऐसा हो सकता है। और फिर संदीप ने कहा, नहीं यार, खाना घर जाकर ही खाना पड़ेगा, घर वाले गुस्सा करते हैं। पर राहुल के बार बार कहने पर संदीप भी तैयार हो गया और वो दोनों सामने ही एक ढाबे के पास गए जो कि शायद अभी तक खुला हुआ था। राहुल ने वही गाड़ी लगाई और दोनों चले गए खाना खाने। वहां जाकर राहुल ने खाना परोसने वाले से पूछा, भाई इस हाईवे पर कुछ गड़बड़ है क्या? ढाबे वाले ने राहुल की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं, क्यों? राहुल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वैसे तो हम रोज यहाँ से आते जाते हैं, हमारी दुकान भी थोड़ी ही आगे है, हमारा भी एक ढाबा है, लेकिन हम 8:30 बजे तक रोज रात को ढाबे से निकल जाते हैं। और आज काम थोड़ा ज़्यादा था, बारिश भी थी, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। हमने सोचा कि कुछ खा लेते हैं, इसी बहाने आपसे पता कर लेंगे कि रात में यहाँ कोई दिक्कत है क्या? मतलब मेरा दोस्त अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। इस पर उस ढाबे वाले ने कहा, भैया आप तो यहीं के हो, आपको तो पता ही होगा, आपका जब काम यहीं रोज से आना जाना है। तो राहुल ने कहा, हमारा काम तो है, लेकिन हम सुबह 10 बजे से रात के 8:30 बजे तक ही आने जाना करते हैं और फिर ढाबा बंद कर अपने घर। मगर आज देर हो गए थे, तो इतनी रात को कोई दिक्कत होती है क्या? बस वही पूछ रहा हूँ। इस पर उस ढाबे वाले ने राहुल की तरफ अजीब नज़रों से देखा और फिर कहा, भैया आप ऐसे अकेले नहीं हो जो ऐसे सवाल पूछ रहे हो। हर रात 12:30 या 12:30 बजे के बाद जो भी यहाँ से गुजरता है, अगर वो हमारे पास रुकता है तो ये सवाल ज़रूर पूछता है, ये कोई नई बात नहीं है। उसने अपनी सारी बात जारी रखते हुए कहा, दरअसल 3 साल पहले एक कार वाले ने आगे सड़क पर ही एक औरत को कुचल दिया था और कार वाला वहां से तुरंत भाग गया था और ना ही उस कार वाले को पकड़ा जा सका और ना ही उस औरत की मदद की जा सकी, जिस वजह से वो औरत सारी रात उस रास्ते पर तड़प तड़प कर ही दम तोड़ दी। तब से रात में कई लोगों को वो औरत यहाँ दिख चुकी है। कई लोगों को वो परेशान भी करती है, क्योंकि वो अब एक बुरी आत्मा बन चुकी है। सारी बात सुन राहुल के तो जैसे होश ही उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा सच भी हो सकता है। जिसके बाद उन दोनों ने तुरंत ही कुछ खाया पिया और फिर तुरंत ही अपने घर के लिए निकल पड़े। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर।